नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डॉट की यूनिट 4 के बारे में। और लॉ ऑफ डॉट का जो यूनिट 4 है उसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। इसमें जो टॉपिक है वो सीधा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेट करता है। मतलब क्या है, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में हम लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ते हैं। इसका मतलब कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐड ऑन नहीं किया है, बल्कि उसको टॉर्ट में ही कवर कर लिया है। बिकॉज टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी वो सब्जेक्ट क्या है, वो सिविल रॉन्ग का ही पार्ट है, तो इसलिए वो लॉ ऑफ टॉर्ट में कवर हो जाता है। तो इसके टॉपिक्स अगर हम देखें तो फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, ई कंज्यूमर, गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो किसकी है? कंज्यूमर की, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही एक्ट है। एंड ई कंज्यूमर का मतलब क्या है? सेम जो कंज्यूमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा वो हो जाएगा ई कंज्यूमर। गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये दो डेफिनेशंस और है। ठीक है, तो अब मैं बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करूं तो कंज्यूमर की डेफिनेशन जनरली 5 मार्क्स में पूछी जाती है एंड गुड्स एंड सर्विसेज की भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इन तीनों को क्लब कर दिया जाए तो 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, ये 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें सारे राइट्स एंड सारी ड्यूटीज कवर होती हैं। देन अथॉरिटीज फॉर कंज्यूमर ऑब्लिक ई कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब जो जो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अथॉरिटीज हैं उनकी बात हो रही है। एंड देन नेक्स्ट लिमिटेशन फॉर कंज्यूमर एंड ई कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, मतलब जो प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं कंज्यूमर्स के लिए उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, कब वो लिमिटेशन के वजह से वो नहीं मिलती प्रोटेक्शंस। तो अगर इन दोनों को मैं क्लब करूं तो 12.5 में इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इंडिविजुअली ये 5 मार्क्स के लिए ही पूछा जा सकता है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है रेमेडीज। क्या क्या रेमेडीज या क्या क्या ऑप्शन एक कंज्यूमर के पास अवेलेबल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, ई कंज्यूमर, गुड्स एंड सर्विसेज। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स लीगल सेफगार्ड to protect consumers from unfair trade practices and defective goods and services। मतलब क्या है? कोई भी ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस जो कि अनफेयर है, जो कि अनएथिकल है या फिर नॉट अलाउड बाय द लॉ है, तो उस केस में क्या होगी? उस सर्विसेज से या उस प्रैक्टिस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस एक्ट रिकॉग्नाइजेज ई कंज्यूमर्स, मतलब क्या है? जो कंज्यूमर्स ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं वही सेम कंज्यूमर्स आज की डेट में, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, तो इसलिए आज की डेट में ई कंज्यूमर्स को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। कंसिडरिंग द रिस्क ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ई कंज्यूमर्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। अब सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द एक्ट डिफाइंस कंज्यूमर एज अ पर्सन हु फर्स्ट बाइज एनी गुड। मतलब क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 7 में कंज्यूमर डिफाइंड है, और इसके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो पर्सन क्या करे? पहला कोई भी गुड खरीदे। गुड मतलब कोई भी सामान खरीदे फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब खरीदने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, तो कंसिडरेशन में मतलब क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप खरीदने का कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप पे करोगे, तो दैट इज नोन एज कंसिडरेशन या फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी, जैसे मान लो मैंने पेन परचेज किया तो मैंने इसके लिए कुछ प्राइस पे किया ना, तो वो क्या है? वो कंसिडरेशन है। इधर फुल्ली, या तो मैंने एक ही बार में पे कर दिया, या फिर पार्शियली मैंने टुकड़ों टुकड़ों में पे करा, जैसे इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं, और या फिर प्रॉमिस्ड टू बी पेड, यानी भविष्य में मैंने प्रॉमिस किया। जैसे जनरली क्या होता है, हम जनरल स्टोर पे जाते हैं तो जो जिस भी जनरल स्टोर पे हम रेगुलरली विजिट करते हैं वो हमें जान जाता है, तो कभी कभार क्या होता है, अगर हमारे पास पैसा ना भी हो तो हमें वो चीज दे देता है और बोलता है कि सामान ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। तो क्या है? वो आप प्रॉमिस कर रहे हो, एक तरीके का इंप्लाइड प्रॉमिस कि आप उसे बाद में पे करोगे। देन नेक्स्ट है, पहला क्या है? बाय करा, परचेज करा। सेकेंड है अवेल करी कोई सर्विस। यहां पे क्या है? परचेज करा गुड को, बट यहां पे क्या करा? सर्विस को परचेज करा। मतलब कोई गुड्स नहीं है, सर्विसेज है। जैसे कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है? आपने उनकी सर्विसेज को अवेल करा। जैसे कोई भी जैसे आरओ हर किसी के घर में होता है, तो आरओ जो है, आरओ के लिए सर्विस के लिए जो एएमसी करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो लेते हैं, वो क्या है? वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो वो क्या है? फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन, उसके लिए भी आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, कुछ पैसा दे रहे हो। ठीक है, या फिर दे चुके हो, फुल पेमेंट कर चुके हो, सेम इसके लिए भी आ जाएगा, या फिर फुल पेमेंट कर चुके हो, या तो पार्टली पेमेंट कर चुके हो, या फिर प्रॉमिस कर चुके हो कि आप भविष्य में पे करोगे। देन इंक्लूड्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एटसेट्रा। मतलब क्या है? दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होती हैं। और
वो ट्रांजैक्शंस के थ्रू हम कह सकते हैं कि एक पर्सन ने अगर किसी भी सामान को खरीदा या किसी की सर्विस को अडॉप्ट किया तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। देन एक्सक्लूजन, कौन नहीं होगा? फर्स्ट, अ पर्सन हु बाइज द गुड और अवेल द सर्विसेज फॉर रीसेल और कॉमर्शियल पर्पसेस, नॉट अ कंज्यूमर। मतलब क्या है, मैंने ये पेन परचेज किया खुद के लिए, मतलब यूज करने के लिए, तो मैं क्या हुआ, कंज्यूमर हुआ। बट अगर मैं सेम पेन परचेज करता हूं इसको फर्दर सेल करने के लिए तो मैं कंज्यूमर नहीं हुआ। कंज्यूमर अगर हम नाम को देखें तो कंज्यूमर का मतलब क्या है, अ पर्सन हु कंज्यूम्स। कंज्यूम्स का मतलब क्या है, जो उस चीज की खपत खुद कर रहा है। ठीक है, अब कंज्यूम्स का मतलब उस चीज को खुद कंज्यूम करना, उसको सेल करके कंज्यूम करना इज नॉट अलाउड, आप उसको खुद पे कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो या तो आप गुड परचेज करके, कोई सामान परचेज करके खुद पे कंज्यूम कर रहे हो, या फिर कोई सर्विसेज खुद के लिए कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है, हाउएवर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग गुड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड आर कंसिडर्ड कंज्यूमर। एग्जांपल, टेलर बाइंग अ स्विंग मशीन फॉर वर्क। जैसे टेलर ने सिलाई मशीन को खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका यूज करके कुछ अर्निंग कर रहा है, बट उसने, आप टेक्निकली देखिए तो यहां पे उस जिस चीज को उसने परचेज किया उसको उसने सेल नहीं किया, उसको किसी को दिया नहीं, उसको खुद अपने पास ही रखा, उसको यूज वो खुद कर रहा है, बट उसको यूज करके कुछ अर्निंग कर रहा है, तो क्या है, वो कंज्यूमर माना जाएगा उसके लिए। एग्जाम्पल, A buys a laptop from electronic store for personal use, तो A क्या है, कंज्यूमर है। B buys 10 लैपटॉप फॉर रीसेल, B is not a consumer under the act। ठीक है, अब ये केस लॉ है, इस केस लॉ को आप मेंशन करेंगे, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस PSG इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज द केस लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इसकी जजमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन ऑफ ई कंज्यूमर, जो आज की डेट में BNS इंक्लूड किया गया है, या फिर BSA इंक्लूड किया गया है, या फिर BNSS इंक्लूड किया गया है। इसमें जो मेजर चेंज है वो रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, मतलब जो क्राइम ऑनलाइन हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहे हैं, वो इसमें कवर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर्स। अब बात करें ई कंज्यूमर कौन होता है, अ पर्सन हु बाइज गुड्स और अवेल सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट्स। मतलब जो ऑनलाइन परचेज कर रहा है, ऑफलाइन किसी भी मार्केट में नहीं गया, उसने ऑनलाइन कोई भी वही वाला काम किया, या तो गुड्स परचेज किया या फिर सर्विस परचेज की, या फिर कहां से किया, वेबसाइट से किया, या फिर मोबाइल ऐप से किया, या डिजिटल प्लेटफॉर्म किया, ऑनलाइन बैंकिंग, फूड डिलीवरी एटसेट्रा। मतलब क्या है, कोई फूड जैसे जोमेटो वगैरह से फूड ऑर्डर किया, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बैंकिंग किया, नेफ्ट RTGS आजकल ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन बैंकिंग, UPI सर्विसेज। ठीक है, तो वो क्या है, वो सर्विसेज हैं, तो इसलिए वो क्या हो गए, वो कंज्यूमर हो गए। और ये कवर कहां पे है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 16। देन राइट्स ऑफ ई कंज्यूमर, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब क्या है, जो भी कंज्यूमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है उसके पास एक राइट टू बीइंग इन्फॉर्म्ड है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग, पहला जो प्राइस है, दूसरा रिटर्न पॉलिसी कि मतलब आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका रिटर्न का कितनी पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है, देन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे देखते हो तो उसमें जो बाइफिकेशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट होता है उसमें सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, बिकॉज इट इज मैंडेटरी, इट इज अ राइट ऑफ कंज्यूमर। देन है नेक्स्ट आपका राइट टू प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन का राइट है किसके अगेंस्ट, फ्रॉड के अगेंस्ट, कि उस कंज्यूमर के अगेंस्ट कोई फ्रॉड ना हो, मिसलीडिंग ऐड ना हो, कि आप कुछ कह रहे हो और एक्चुअल में प्रोडक्ट कुछ और है, तो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो जनरली अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को रिटर्न करके उनकी एक्सचेंज पॉलिसी का यूज कर सकते हो। देन है राइट टू रिड्रेसल, अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम हुई, बट जिस प्रोडक्ट जो कंपनी से आपने प्रोडक्ट परचेज किया वो कंपनी आपको हेल्प आउट नहीं कर पा रही है, तो उस केस में आपके पास रिड्रेसल का एक ऑप्शन होता है, मतलब कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगेंस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, मतलब जिस प्लेटफॉर्म से उसने परचेज किया है उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है। उसके बाद ये है आपका केस लॉ, अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंज्यूमर कमीशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट ई कॉमर्स कंपनीज आर ऑल्सो लायबल अंडर कंज्यूमर लॉज इफ दे फेल टू इंश्योर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो क्या है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर ई कॉमर्स कंपनीज भी लायबल है। देन उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अब पहले हमने समझा कि डेफिनेशन ऑफ कस्टमर क्या होती है, कंज्यूमर क्या होती है, एंड देन आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो सेक्शन 2 क्लॉज 21 में है डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अब गुड को अगर हम देखें तो सबसे पहली क्या चीज है इसके अंदर, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल के लिए हमें पता है हमारे इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लगता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बट अगर गुड्स की हम बात करें तो गुड्स के लिए जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी लगती है, मतलब विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद इंक्लूडिंग फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, क्लोथ एटसेट्रा।
मतलब फूड तो जनरली हम ऑर्डर करते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आजकल बहुत कॉमन है। उसके बाद व्हीकल्स, व्हीकल्स भी क्या है, क्योंकि मूव करे जा सकते हैं इधर से उधर, तो क्या है वो मूवेबल है। एंड देन क्लोथ्स, ठीक है। इसके बाद एक्सक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अगर कोई लैंड या बिल्डिंग का परचेजर है तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, बिकॉज उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगती है। उसके बाद गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो पहली चीज जो हमने गुड्स डिफाइन करी है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में डिफाइन करी है। एंड देन दूसरा है सेल्स ऑफ गुड 2 क्लॉज 7, तो एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सेल, जो जब सेल हो रही है तो ही वो गुड्स अवेलेबल है, ये हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं। फ्यूचर गुड्स जो कि भविष्य में आने वाले हैं, अभी बने नहीं है, मैन्युफैक्चर हुए नहीं है, वो भविष्य में मैन्युफैक्चर होंगे। एंड कंटिजेंट गुड जो कि किसी ना किसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। उसके बाद ये केस लॉ है डोनोगी वर्सेस स्टीवेंसन। उसके बाद नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज क्या क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 42 जो है वो सर्विस डिफाइन करता है, एनी काइंड ऑफ वर्क डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर। मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अगर कोई भी काम करे XYZ, बट वो बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर होना चाहिए। बट उसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी ऐसी सर्विस होगी वो लीगली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आप कोई एक फ्रेंचाइज खोल ले और बोले कि हम यहाँ पे लोगों की सुपारी लेते हैं और मर्डर कमिट करते हैं या फिर थेफ्ट कमिट करते हैं, तो वो सर्विसेज क्या है वो सर्विसेज ही, बट वो सर्विसेज लॉफुल नहीं है। तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वर्क जो बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर के लिए हो प्लस लॉफुल हो तो क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। इट इंक्लूड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या नहीं इंक्लूड करता, फ्री सर्विसेज आर नॉट कवर्ड। जो फ्री सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर के लिए कवर्ड नहीं होती। एग्जांपल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफरिंग फ्री ट्रीटमेंट, ठीक है। देन पर्सनल सर्विस जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट ट्यूशन एक्सेट्रा आर नॉट कवर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये केस लॉ है आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता। उसके बाद ये आपका एग्जांपल है एंड देन ये आपका कंक्लूजन। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया ओवर, जो कि बात करता है कंज्यूमर की डेफिनेशन, ई कंज्यूमर की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन एंड सर्विसेज की डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर एंड ई कंज्यूमर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, मतलब जो कंज्यूमर है उसके पास राइट है टू बी सेफ, ठीक है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे कॉज हार्म टू लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी। मतलब ऐसी कोई गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि किसी की लाइफ पे इंडेंजर कर सकती है या किसी की प्रॉपर्टी पे या किसी की हेल्थ पे, तो क्या है वो अलाउड नहीं है, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन का राइट है। देन ये केस लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास अगर कहूं तो नो डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है या सर्च आउट कर रहा है उसके डिटेल्स का राइट है कि उसके पास उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, जैसे प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट एंड रिस्क्स, ठीक है। सर्विसेज, गारंटीज एंड रिटर्न पॉलिसीज, ठीक है, इनके बारे में उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन सेलर्स आइडेंटिटी, कौन है सेलर, एक्चुअली कहां से प्रोडक्ट आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने कभी अमेजॉन वगैरह या फ्लिपकार्ट वगैरह पे ध्यान दिया हो तो उसमें शिपिंग डिटेल्स दी हुई होती हैं। तो शिपिंग डिटेल्स देने का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट कहां से चल के आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये चीज देना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। देन केस लॉज, उसके बाद ये आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है राइट टू चूज, मतलब कंज्यूमर के पास राइट टू चूज है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं, व्हाट इज रिक्वायर्ड। जैसे आप लोग कभी ऑफलाइन शॉपिंग करने गए हो तो जहां पे ज्यादा मार्केट लगती है, मार्केट एरिया जो होता है, वहां पे वेंडर एक बार बेचने की कोशिश करता है तो वो चाहता है कि वो आप खरीदी लो, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, बट आपके पास फुल राइट होता है कि आप उसको मना कर सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर शुड हैव एक्सेस टू वैरायटी इन गुड्स सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, मतलब एक ही प्राइस पे आपको कई सारी डिफरेंट कंपनीज की सर्विसेज ऑफर होती हैं, तो क्या है उसके पास राइट टू चूज है। देन नो कंपनी कैन फोर्स कंज्यूमर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड और एंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक मोनोपोलाइजेशन, मतलब क्या है कोई भी कंपनी किसी भी कस्टमर को, कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकती कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड ही खरीदो। और दूसरा क्या, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना, क्योंकि अगर आप किसी को फोर्स करते हो तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, जिसकी पेनाल्टी एक कंपनी पे इंपोज करी जा सकती है। देन दिस इज द केस। उसके बाद नेक्स्ट ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उसके बाद ये आपका एग्जांपल है। देन उसके बाद हम मूव करते हैं राइट टू बी हर्ड, मतलब कंज्यूमर का राइट कि उसको सुना जाए, उसकी बात सुनी जाए। तो कंज्यूमर हैव द राइट टू रेज कंप्लेंट्स, बात सुनने का मतलब क्या है कि अगर वो कंप्लेंट करे तो उसकी कंप्लेंट सुनी जाए। एंड बी हर्ड इन कंज्यूमर फोरम्स, मतलब कंज्यूमर फोरम्स हमने बनाए 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे। तो उसमें क्या है
कंज्यूमर का राइट है कि अगर उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा कंज्यूमर रिलेटेड काम या फिर कंज्यूमर रिलेटेड कोई लॉस हुआ है, कोई डैमेजेस हुआ है, तो उसके पास राइट ऑफ बीइंग हर्ड है एट द कंप्लेंट्स हर्ड इन कंज्यूमर फोरम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ई कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो अप्रोच ऑनलाइन ग्रीवियांस पोर्टल लाइक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। दिस इज द ऑनलाइन ग्रीवियांस पोर्टल। इसकी एक ऐप है, अगर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताऊं तो इसकी एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे है, तो आप इस पे जाकर अपनी कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं बिफोर मूविंग टू एनी कंज्यूमर फोरम। लाइक केस शुरू करने से पहले आप इस पे अपनी एप्लीकेशन पोस्ट कर सकते हैं और हो सकता है आपका इसी से रिड्रेसल हो जाए। देन उसके बाद एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। A files a complaint against a travel agency for cancelling a flight without a refund. A consumer forum must hear the case. ठीक है, मतलब क्या है, रिफंड के बिना टिकट कैंसिल कर दी तो क्या है, इट इज अ केस ऑफ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। तो इसलिए क्या है, उसके पास कंज्यूमर के पास एक राइट है कि वो अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकता है। देन राइट टू रिड्रेसल, मतलब सुनवाई होगी, एक हो गया राइट टू हर्ड, सुनवाई होगी, और रिड्रेसल मतलब कंपनसेट किया जाएगा। कंज्यूमर कैन सी कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव गुड्स, अगर गुड्स डिफेक्टिव हैं, पुअर सर्विसेज हैं, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन है या मिस लीडिंग कोई एड है, तो उसके लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए भी उसको रिड्रेसल का राइट है, मतलब कंपनसेशन का राइट है। दिस इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट, पहला क्या है, रिप्लेस कर दो, दूसरा रिफंड कर दो, जो भी पैसा आपने लिया है वो रिफंड कर दो, और तीसरा अगर कोई डैमेजेस हुए हैं तो वो डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे, मतलब कंपनी को देने पड़ेंगे। देन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता, ये केस है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, अब है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब क्या है, एक कंज्यूमर के पास बीइंग एजुकेशन, मतलब क्या है, जो कंज्यूमर रिलेटेड एजुकेशन है उसके बारे में राइट्स हैं। जैसे कंज्यूमर हैव राइट टू इन्फॉर्म अबाउट देयर राइट्स, उसके क्या राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेमेडीज। द गवर्नमेंट रन्स कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन लाइक जागो ग्राहक जागो, जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में कई बार देखा होगा, या फिर टीवी एड्स में या सीरियल्स के थ्रू जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन चलाए जाते हैं, ताकि गवर्नर जो कंज्यूमर्स हैं उसके पास एजुकेशन हो, उसको पता हो कि उसके पास क्या राइट्स हैं, क्या रेमेडीज हैं, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी हैं। देन उसके बाद ये एग्जाम्पल है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स एंड ई कंज्यूमर। अब ड्यूटीज क्या है, फर्स्ट ड्यूटी टू बी अवेयर, मतलब क्या है, जैसे सबसे पहले मान लो कि जो कंज्यूमर की ड्यूटीज हैं उसके बारे में अवेयर होना कंज्यूमर की ड्यूटी है। ठीक है, फर्स्ट इज रेड प्रोडक्ट डिटेल्स, जो डिटेल्स हैं वो पढ़ना चाहिए, वारंटीज हैं वो पढ़ना चाहिए, एंड पॉलिसीज को पढ़ना चाहिए बिफोर परचेसिंग। अगर आप ब्लाइंडली कोई चीज परचेज कर रहे हो और फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में आपके पास कोई भी राइट नहीं है, बिकॉज इट इज योर ड्यूटी। वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेलर्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऐसे नहीं कि आपने किसी अननोन वेबसाइट से जिसकी कोई भी ऑथेंटिक डिटेल्स आपको नहीं पता है, वहां से आपने कोई भी चीज़ बिना रिसर्च के खरीद ली और फिर आप क्लेम करो, तो वो चीज़ अलाउड नहीं होगी, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। देन ड्यूटी टू डिमांड अ बिल और रिसिप्ट, मतलब जब भी कोई परचेज किया जाता है तो उसके बिल या फिर इनवॉइस आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनवॉइस नहीं होगा तो आप प्रूफ ऑफ सेल नहीं कर पाओगे कि आपने वो चीज़ परचेज करी है। देन ड्यूटी टू यूज प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबली, मतलब जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए वैसे ही आपको प्रोडक्ट यूज करना है। कंज्यूमर शुड यूज गुड्स एज पर इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस। ठीक है, देन उसके बाद ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, ये भी ड्यूटी है कि अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, जैसे फेक प्रोडक्ट, मिसलीडिंग एड या फिर फ्रॉडुलेंट सेलर्स, तो उसको अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना। ठीक है, देन ड्यूटी टू रिस्पेक्ट सेलर्स टर्म्स, जो भी सेलिंग की टर्म्स है, मतलब जो सेलिंग एग्रीमेंट हुआ है आपके और सेलर के बीच में, उसके बीच में जो भी टर्म्स डिसाइड हुई हैं वो फेयर प्रैक्टिस हो, जैसे फॉल्स कंप्लेंट ना करी जाए जबरदस्ती सेलर को परेशान ना करने के लिए, नॉट अब्यूजिंग रिटर्न पॉलिसीज, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, अमेजॉन की रिटर्न पॉलिसी या फ्लिपकार्ट की रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी जैसे कपड़े वगैरह मंगाए तो उसको एक इवेंट में पहन लिए एंड देन रिटर्न कर देते हैं, तो वो चीज़ इज अनएथिकल, और अगर ऐसी कुछ है तो वो चीज़ आपकी ड्यूटी है कि वो आप ये काम ना करें। देन कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म इन इंडिया। ठीक है, अब क्या है, ये आपका बेसिकली एक टेबल है, इस टेबल को आप एनालाइज करेंगे तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, स्टेट के लिए जाने के लिए कितने से कितने अमाउंट आप डायरेक्टली स्टेट कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं, और नेशनल कंज्यूमर जाने के लिए कितना अमाउंट आपको चाहिए, तब आप नेशनल कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। देन उसके बाद ये केस लॉ है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ये कंक्लूजन। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो गया ओवर, दैट इज द ड्यूटीज एंड द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे चलते हैं अथॉरिटीज फॉर कंज्यूमर एंड ई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। क्या क्या अथॉरिटीज हैं इंडिया में फॉर कंज्यूमर एंड ई कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखें तो सबसे पहली अथॉरिटी है अथॉरिटी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019।
फर्स्ट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं CCPA। सेकंड है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जो सेक्शन नंबर 28 से 47 तक है। देन मीडिएशन सेल्स, मीडिएशन मतलब जहां दो पार्टी आपस में बैठ के मीडिएट करके सेटलमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। CCPA इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर्म टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इन्फोर्स कंज्यूमर लॉस, ठीक है। मतलब क्या है, कंज्यूमर के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए और इन्फोर्स जो कंज्यूमर लॉस है उसको इन्फोर्स करने के लिए CCPA बनाई गई है। अब हेडेड बाय चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हेड कौन होगा, चीफ कमिश्नर, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अदर मेंबर्स विद एक्सपर्टाइज इन लॉ, कॉमर्स, पब्लिक अफेयर्स एंड कंज्यूमर राइट्स, क्योंकि कंज्यूमर के लिए अथॉरिटी है तो लॉ में अवेयर होना तो जरूरी है, कॉमर्स में अवेयर होना जरूरी है, पब्लिक अवेयरनेस, आपको पब्लिक अफेयर्स पता होने चाहिए, एंड देन कंज्यूमर राइट्स के बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो ऑफ CCPA। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, इन्वेस्टिगेट वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, इशू डायरेक्शंस टू रिकॉल हजार्डस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अगर कोई वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट हुआ है तो उसको चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देन कोई हजार्डस मिसलीडिंग एक्ट्स है, अनसेफ गुड्स है, फ्रॉड है, तो उसको चेक करना। कोई हजार्डस डायरेक्शंस या कोई हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज है तो उसको डायरेक्शंस से रेगुलेट करना। देन इम्पोज पेनल्टीज ऑन कंपनीज एंड सेलिब्रिटीज इंडोर्सिंग फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई कंपनी है या कोई सेलिब्रिटी है जो कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अब सेलिब्रिटी यहां पे इसलिए डाला गया क्योंकि एक सेलिब्रिटी के कई सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो अगर कोई भी सेलिब्रिटी फॉल्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी भी चीज को प्रमोट कर रहा है जो कि सही भी नहीं है, गलत है, तो उस केस में क्या है, झूठी कोई चीज को प्रमोट कर रहा है तो क्या है, वो अगेंस्ट CCPA काम कर रहा है और CCPA उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। देन फाइल कंज्यूमर प्रोटेक्शन केसेस बिफोर कमिश्नर्स और कोर्ट्स, ठीक है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेस फाइल कर सकती है बिफोर कमिश्नर्स और द कोर्ट्स। CCPA इशूड नोटिस अगेंस्ट पतंजलि for misleading advertisement about curing diseases without specific scientific proof. Then उसके बाद एग्जांपल है, उसके बाद नेक्स्ट है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, मतलब CDRC। अब ये क्या है, ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब क्या है, जो जुडिशियल बॉडी मैंने बताया था वो कोर्ट्स होती है, एंड देन जिसके बाद कोर्ट्स की थोड़ी बहुत पावर होती है उसको बोलते हैं क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी। अब इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये 3 लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे। अब उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन देख लेंगे तो अप टू 50 लाख कहां आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, 50 लाख से 2 करोड़ कहां आता है, स्टेट पे आता है, एंड अबव 2 करोड़ नेशनल लेवल पे आता है। तो ये वही वाला है, सेम बाइफिकेशन जहां पे हमने किया था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम एंड नेशनल कंज्यूमर फोरम। अब इसकी अपील कहां जाती है, इसकी अपील जाती है यहां पे, मतलब अगर DRC से कंप्लेंट जा रही है, अपील होनी है तो वो कहाँ जाएगी, स्टेट में जाएगी, स्टेट से होनी है तो कहाँ जाएगी, नेशनल में जाएगी, और अगर नेशनल से होनी है तो कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन पावर्स ऑफ कंज्यूमर कमीशन, क्या पावर्स हैं, तो फर्स्ट इज हियर कंज्यूमर कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट्स हैं उसको हियर करना। देन ऑर्डर कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर सकती है, इंपोज पेनल्टी इंपोज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद ये केस है, उसके बाद ये आपका एग्जांपल है। देन मीडिएशन सेल जो लास्ट है आपका, जो मीडिएशन सेल का मतलब क्या है कि एमिकेबली विदाउट लिटिगेशन, दो पार्टीज जो डिस्प्यूट थी, इनके बीच में डिस्प्यूट था, वो बैठे, उन्होंने बिना वकालत के, बिना किसी लीगल रिइंफोर्समेंट के अपना केस खुद ही सॉर्ट आउट कर लिया, अपना नेगोशिएशन खुद ही कर लिया। म्यूचुअल सेटलमेंट, इट इज बेसिकली अ म्यूचुअल सेटलमेंट। तो ये क्या है, बेनिफिट्स क्या है, फास्टर रेजोल्यूशन है, लेस एक्सपेंसिव है, कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, दो लोगों के बीच में क्या बात हो रही है किसी को नहीं पता, एक मीडिएटर उसमें अपॉइंट होता है, वो दोनों की पार्टी की मर्जी का होता है, एंड फास्टर है क्योंकि कोर्ट के में एक लंबा प्रोसेस लगता है, और एक्सपेंसिव भी कम है क्योंकि आपको वकील वगैरह का खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है। देन दिस इज योर एग्जांपल, एंड नेक्स्ट इज ई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटीज, ठीक है। अब फर्स्ट है ई कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स। फर्स्ट क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मस्ट डिस्क्लोज प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसीज एंड सेल इन्फॉर्मेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉल्स एडवर्टाइजिंग, फेक रिव्यूज आर प्रोहिबिटेड, मतलब कोई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए पैसा देती है लोगों को, तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, वो चुपचाप करते हैं, बट अगर पता लग जाए तो उन कंपनीज पे पेनल्टीज इंपोज करी जा सकती है। देन नो अनफेयर कैंसिलेशन चार्जेस फॉर कस्टमर, मतलब अगर कस्टमर ने किसी चीज के लिए, सर्विसेज के लिए स्पॉन्सरशिप ली हुई है, मतलब आपको पैसा दे रहा है, तो जब वो चाहे तब उस सर्विसेज से विड्रॉ कर सकता है, उसके लिए कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं होना चाहिए। देन लायबिलिटी ऑन प्लेटफॉर्म फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स सोल्ड ऑनलाइन,
अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बिका है ऑनलाइन तो उसके ऊपर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको रिकवरी का पैसा देना चाहिए। देन फ्लिपकार्ट वर्सेस सीसीपीए, ये केस लॉ है। उसके नेक्स्ट है अदर अथॉरिटीज प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स। कौन कौन से हैं? एनसीएच, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये मैं बता चुका हूं। इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि गवर्नमेंट की है। उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ग्रीवेंसेस फाइल कर सकते हैं। देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, देन ये उसके क्या है? इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और सेफ्टी ये इंश्योर करती है। देन आईएसआई सर्टिफिकेशन करती है। उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई, ये क्या है? अगर फूड का कोई भी कंसर्न है तो ये हैंड ओवर करता है, ये मतलब ये जो एफएसएसएआई डिपार्टमेंट है इसमें कंप्लेंट्स कर सकते हो आप। देन उसके बाद क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, जो हम लोग को जनरली आजकल नेट में मैसेज भी आ रहे हैं, तो टेलीकॉम रेगुलेशन कौन करता है? ट्राई, TRAI। देन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं सेबी, जैसे स्टॉक मार्केट्स जो है वो कौन गवर्न करता है? सेबी। देन कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन। तो ये आपकी अथॉरिटीज हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस, मतलब क्या लिमिटेशंस या क्या मर्यादा है किसी भी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, दीज लिमिटेशंस अराइज ड्यू टू जुरिसडिक्शनल कंस्ट्रेंट्स, प्रोसीजरल डिलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग डिजिटल मार्केट प्लेसेस। ठीक है, क्या क्या है? जुरिसडिक्शनल कंस्ट्रेंट्स, मतलब गलत जुरिसडिक्शन में केस फाइल हो रहा है, या प्रोसीजरल डिले, कोई प्रोसेस इतना लंबा है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, या लैक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों को पता नहीं है, जो कंज्यूमर्स उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चीज मूव ऑन करनी चाहिए, या फिर चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग डिजिटल मार्केट प्लेसेस। डिजिटल मार्केट प्लेसेस को रेगुलेट करने में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वो चैलेंजेस भी क्या बार लिमिटेशन बन के रह जाते हैं। तो फर्स्ट इज जुरिसडिक्शनल लिमिटेशन। क्या है? सेक्शन 34 एंड 47 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिफाइंस जुरिसडिक्शन ऑफ द कंज्यूमर फोरम। A consumer can only file complaint where opposite party operates or resides। मतलब सबसे पहले बात, अब ये बात समझ लो कि कोई भी सिविल केस है तो वहां पे केस बनाने का मतलब सीधा सा इतना बनता है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ या जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना था वहां पे केस फाइल किया जाएगा, सीधी सी बात है। तो सिमिलरली अगर कंज्यूमर केस है तो वो केस कहां फाइल होगा? जहां आपने प्रोडक्ट खरीदा था या सर्विसेज को अवेल की थी। ठीक है, तो क्या है? जनरली वो कहां होता है? जहां अपोजिट पार्टी, मतलब जो कंज्यूमर है उसके साथ, जो क्योंकि शॉप तो एक जगह फिक्स्ड है, आप वहां से जाकर प्रोडक्ट खरीदोगे ना, तो जिस भी एरिया में शॉप फिक्स्ड है आपको वहीं केस फाइल करना पड़ेगा। देन दिस क्रिएट्स इशू इन ई कॉमर्स केसेस, क्योंकि ई कॉमर्स में क्या होता है? कोई पर्टिकुलर प्लेस तो है नहीं, वेयर कंपनीज आर बेस्ड इन डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज, वहां पे दिक्कत आती है कि वहां पे कहां जाएगा केस। ठीक है, स्पाइस जेट लिमिटेड वर्सेस रंजू आरी, तो इस केस में क्या हुआ था कि ये गाइडलाइन आई थी कि कंज्यूमर मस्ट फाइल अ केस वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड, नॉट वेयर द टिकट्स आर बुक्ड। मतलब जहां टिकट बुकिंग हुई है वहां पे केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, जहां कंपनी रजिस्टर्ड है, जैसे स्पाइस जेट जहां पे रजिस्टर्ड है उस जगह पे आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, देन प्रोसीजरल डिलेज इन कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाओ, किसी भी कोर्ट में जाओ, कुछ ना कुछ प्रोसीजर रिलेटेड इश्यूज आते ही हैं, क्योंकि इंडिया का प्रोसेस बहुत लंबा है जस्टिस देने का, तो इसलिए क्या है, कुछ प्रोसीजरल डिलेज हो जाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। लॉ में हमेशा टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होता है। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक केस कब शुरू हो रहा है और उसको खत्म कितने दिन में कर देना है, ये हमेशा प्रोवाइडेड होता है लॉ में, बट जनरली वो फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसीजर लॉ हमेशा अलग रहता है। जो रियल लाइफ में लॉ फॉलो होता है वो अलग होता है, जो बुक्स में होता है लगभग सेम होता है, बट जो रियल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी केस को 60 दिन में खत्म करना है, अब 60 दिन में तो खत्म हो नहीं सकता, बिकॉज कभी कोई बीमार पड़ गया, कभी कोई नहीं आया, कभी पार्टीज का हियरिंग नहीं हो पाई, कभी विटनेसेस नहीं आ पाए, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो वो क्या होता है, वो एक्सटेंड हो जाता है, तो उससे क्या होता है, प्रोसीजरल डिले हो जाता है। देन लैक ऑफ जजेस, स्लो प्रोसेस, लीगल फॉर्मेलिटीज, इन सबसे क्या होता है, केस डिले होता है, बट ये जरूरी भी है। इन्फोर्समेंट चैलेंजेस फॉर ई कंज्यूमर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑपरेट ग्लोबली, मतलब क्या है, पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे होते हैं। नो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल सेलर्स अंडर इंडियन लॉ, इंडिया लॉ में कोई भी इंटरनेशनल सेलर पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, उसको इंडिया में प्रोडक्ट उतारते वक्त इंडिया की मार्केटिंग पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। फिर ये केस है, उसका नेक्स्ट है, ये आपका एग्जांपल है। फिर एक्सेप्शन फ्रॉम सर्टेन सर्विसेज, क्या सर्विसेज का एक्सेप्शन है? फर्स्ट, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस हैव स्पेशल कंडीशंस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हैं उसके लिए जनरली हम क्रिमिनल लॉ में जाते हैं, वो भी तब जाते हैं जब कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस का फैक्टर हो, यानी कि कोई बहुत बड़ी गलती की हो डॉक्टर ने। ठीक है, देन गवर्नमेंट सर्विसेज आर पार्शियली एक्सेप्टेड, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज क्या होती हैं, पब्लिक बेनिफिट के लिए होती हैं, वो प्रॉफिट मोटिव नहीं रखते हैं वहाँ पे, और जनरली आप गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए पेमेंट भी नहीं करते हो, तो इसलिए क्या होता है, वो अदर देन कंज्यूमर क्लेम्स के रखी जाती है। ये है केस लॉ, उसके बाद ये है एग्जाम्पल।
देन लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, ये हमें पता ही है कि कंज्यूमर्स को बहुत कम अवेयरनेस है उनके राइट्स के बारे में, तो इसका भी फायदा उठाती हैं कंपनीज। देन बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो डिफेक्टिव है या डैमेज कॉज किया है उसने। अगर कोई कंज्यूमर केस करे और ये प्रूव ना कर पाए कि कोई प्रोडक्ट जो उसने परचेज किया वो डिफेक्टिव था या फिर उसकी वजह से कोई डैमेज कॉज हुआ है, तो उसको कोई भी लाइबिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब उस कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, कोई भी उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना कंपनसेट करना पड़ेगा। कंपनी जो है वो टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन डिमांड करती हैं, क्योंकि उनको तो यही प्रूव करना है कि उनका प्रोडक्ट ठीक था। देन ये केस लॉ है मारुति सुजुकी का, ये आप देख लेंगे। उसके बाद ये एग्जांपल है। उसके बाद ई कॉमर्स लूप होल्स इन रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसीज, सेलर्स यूज मिसलीडिंग रिटर्न पॉलिसी और डिले रिफंड्स। मतलब क्या है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है वो सेलर्स क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं जनरली, एंड जो रिफंड का प्रोसेस है वो डिले वाला प्रोसेस होता है उनका, कि जितना डिले होता है उतना ही उनको पता नहीं कौन सा सुकून मिलता है, बट वो कोशिश यही करते हैं कि जितना डिले हो सके उतना डिले करो। देन नो यूनिफॉर्म रिफंड पॉलिसी अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, मतलब हर प्लेटफॉर्म की अलग रिटर्न पॉलिसी है, उसमें कोई भी सेम पॉलिसी का फॉलो नहीं किया जाता। देन इनइफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब क्या है, हमने इंडिया में तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना दिया, बट क्रॉस बॉर्डर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कैसे करेंगे, उसके लिए कोई भी इफेक्टिव लॉ नहीं है। इंडियन कंज्यूमर लॉ हैज लिमिटेड रीच ओवर फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जो फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उस पर इंडिया के लॉज बहुत लिमिटेड है, उस पर जनरली उस देश के लॉज लगते हैं जहां वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। देन लीगल प्रोविजंस एड्रेसिंग लिमिटेशंस, अब ये आप देख लेंगे, इसमें आपके मैंने टेबल बनाई हुई, टेबल फॉर्म में है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम रेमेडीज, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, रेमेडीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब देखते हैं रेमेडीज क्या हैं। फर्स्ट इज ऑर्डर 39 ऑर्डर्स बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो रेमेडियल ऑर्डर कहाँ देती है, सेक्शन 39 में देती है, ठीक है। अब क्या देती है, फर्स्ट रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, मतलब जो डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से केस हुआ है वो डिफेक्ट्स सॉर्ट आउट कर दिए जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको रिप्लेस करके दूसरे प्रोजेक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स दे दिए जाएं। देन उसके बाद थर्ड है आपका रिफंड ऑफ प्राइस, जो प्राइस है वो रिफंड कर दिया जाए, मतलब जो कंज्यूमर ने पे किया है उसको वापस कर दिया जाए। देन उसके बाद है कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरी, मतलब जो भी लॉस या इंजरी जो उसको मेंटल एगनी हुई है उसको कंपनसेट कर दिया जाए और उसको जो भी नुकसान हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, वो पे कर दिए जाए। देन प्यूनिटिव डैमेजेस मे अवॉर्डेड टू डेटर विलफुली रॉन्ग डूइंग, मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन विलफुली रॉन्ग करता है, अपनी इंटेंशन के साथ रॉन्ग करता है, तो उसके लिए प्यूनिटिव डैमेज, मतलब उसको सजा दी जा सकती है, जिसमें उसके पे हैवी पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है। देन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो कि अनफेयर है, मतलब अनफेयर है या रिस्ट्रिक्टिव है, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो उस केस में उस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू, रोका जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। देन विड्रॉल ऑफ हजार्डस गुड्स, अगर कोई हजार्डस गुड है तो उसको विड्रॉल कर लिया जाएगा मार्केट से। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ हजार्डस सर्विसेज, अगर कोई ऐसी सर्विस है जो कि हजार्डस है तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। पेइंग कॉस्ट टू कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट है और उसने कोई भी कॉस्ट पे करा है, जैसे कोर्ट फीस वगैरह, तो उसको वापस दिला दी जाएगी, कॉस्ट जो भी इंपोज हुई है उसकी, जैसे वकील की कॉस्ट, कोर्ट फीस की कॉस्ट। देन इशुएंस ऑफ करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइज है तो उसको करेक्ट करने के लिए ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। देन सीज ऑर्डर्स, मतलब क्या है, जो ई वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनमें इलीगल अनफेयर कंडक्ट के लिए ये ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रमोटिंग फेक डिस्काउंट्स कैन बी ऑर्डर टू सीज सच प्रैक्टिस, मतलब रोका जाए, उस प्रैक्टिस को बंद किया जाए। देन अदर इंपॉर्टेंट रेमेडीज क्या है, अपील टू हायर कमीशंस, मतलब ये तो डिस्ट्रिक्ट ये ऑर्डर्स है, सेम ऑर्डर्स स्टेट एंड सेम ऑर्डर्स नेशनल कमीशन ऑर्डर कर सकता है। एंड देन नेशनल से भी आप सेटिस्फाई ना हो तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट, देन यू गो टू स्टेट एंड देन यू गो टू नेशनल एंड देयर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये है। उसके बाद क्लास एक्शन कंप्लेंट्स, मतलब क्या है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो ग्रुप, पूरा ग्रुप ने वो सर्विसेज या कोई गुड्स परचेज किया था और पूरा ग्रुप उस गुड्स से या सर्विसेज से परेशान है या डिफेक्टिव है वो गुड्स, तो वो पूरे 100 लोग मिलके एक पर्सन उनके बिहाफ पे कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एंड देन
प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन मतलब क्या है, द मैन्युफैक्चरर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपका है। उसके बाद एक केस लॉ समरी है, ये आप देख लेना, वन लाइनर में मैंने दिया है। तो आपको बेसिकली हर टॉपिक में मैं बता ही चुका हूँ कि एक केस लॉ मिनिमम आपको लिखना ही लिखना है। एंड देयर आफ्टर दिस इज योर कंक्लूजन। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक हो गया ओवर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ लॉ ऑफ टॉट हमारा खत्म हो गया, यूनिट 4 भी ओवर हो गई है इस सेमेस्टर का। अब आपका एक ही सब्जेक्ट बाकी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट 4। जल्दी मिलेंगे उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।